नमस्कार दोस्तों सेल और बैटरी नामक चैप्टर से मैंने आपको पहले भाग में कुछ प्रश्न करा दिए हैं और जो बचे हुए प्रश्न हैं मैं अब इस भाग में यानी कि सेकंड भाग में ले रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपको बताता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ से मैं देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ कि जो लॉकलांची सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है और आंतरिक प्रतिरोध होता है 1 से लेकर 5 ओम होता है। यहाँ पर मैंने अगली वीडियो में बताया था कि जो वोल्टाइक सेल होता है उसका प्रतिरोध होता है, उसका विद्युत वाहक बल होता है जो वो होता है कि 1.08 वोल्ट और डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल का होता है 1.1 वोल्ट। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लॉकलांची सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका वो होता है 1.46 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ से मेरे क्वेश्चन शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि शुष्क सेल अथवा कार्बन जिंक सेल में कैथोड एक जस्ते का पात्र होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भरी जाती है। शुष्क बैटरी होती है उसमें। शुष्क सेल में कार्बन एनोड के चारों ओर मोटे कपड़े की थैली एवं मैग्नीज डाई ऑक्साइड, कार्बन अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का मिश्रण विध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विध्रुवक के रूप में इन सब का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मरकरी सेल में मरकरी ऑक्साइड विध्रुवक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो मरकरी सेल होता है उसमें मरकरी ऑक्साइड विध्रुवक के रूप में और पोटेशियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा कि क्या होता है, जहाँ पर रासायनिक क्रिया जिस द्रव में रासायनिक क्रिया होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड सेल में धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम रखी जाती है। यानी कि जो पॉजिटिव प्लेटें होती हैं उनकी संख्या लेड एसिड सेल में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या होती है वो ऋण प्लेटों से एक कम होती है। यानी कि जो ऋण वाली प्लेट होती है उसकी संख्या एक अधिक रखी जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है धनात्मक पट्टी दो प्रकार की होती है, प्लांटे पट्टियाँ और फोरे पट्टियाँ। प्लांटे पट्टियाँ और फोरे पट्टियाँ। लेड एसिड सेल में दोनों प्लेटें शीशे की जालियों से बनी होती हैं। जो लेड एसिड सेल होता है वो उसमें धनायन वाली और ऋणायन वाली दोनों प्लेटें शीशे की जालियों से बनी होती हैं जिनमें रेड लेड PV3O4 या PV3O4 की लुगदी भरी होती है लेड एसिड सेल की जालियों में। अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल की धारिता एक पट्टियों की संख्या, नंबर 2 पट्टियों का क्षेत्रफल और सक्रिय पदार्थ और अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन होगा सीसा तेजाब लेड एसिड सेल में निम्न दोष होते हैं। यानी कि जो सीसा तेजाब लेड एसिड यानी कि जो लेड एसिड सेल होता है उसमें निम्नलिखित दोष होते हैं: सेडिमेंटेशन दोष और कोरोजन दोष और बकलिंग दोष और सल्फेशन दोष। तो दोस्तों मैं आपको इन दोषों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सेडिमेंटेशन दोष होता है, ये सेडिमेंटेशन दोष होता है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो और जो धनात्मक और ऋणात्मक पट्टियाँ होती हैं उनमें से जो अशुद्धियाँ बैटरी को चार्ज करते टाइम पे जो निकलती हैं वो इसमें जम जाती हैं नीचे और उसके कारण इसमें फॉल्ट होता है। तो इसको हम सेडिमेंटेशन दोष बोलते हैं। और कोरोजन दोष होता है, इसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि बैटरी के ऊपर जो धनायन और ऋणायन पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमारे वायर कनेक्ट होते हैं वहाँ पर कुछ लुगदीनुमा वायर पर लुगदीनुमा जो वाइट का निकल आता है इस दोष को हम कोरोजन दोष बोलते हैं। यह दोष वातावरण की नमी के कारण होता है। इसको दूर करने के लिए हम ग्रीस वगैरह का प्रयोग करते हैं। बकलिंग दोष होता है दोस्तों, इसमें हम बैटरी को अचानक से चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी की जो प्लेटें होती हैं उनमें बकलिंग दोष हो जाता है। इसमें बकलिंग दोष में बैटरी का जो होती हैं प्लेटें होती हैं उनमें
टेढ़ापन आ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। और सल्फेशन दोष होता है, इसमें बैटरी को 6 एम्पियर से लेकर 25 एम्पियर 6 एम्पियर से लेकर 25 एम्पियर तक डिस्चार्ज और चार्ज किया जाता है। तो इससे अधिक डिस्चार्ज करने पर, यानी कि 25 एम्पियर से अधिक डिस्चार्ज करने पर बैटरी में सल्फेशन दोष हो जाता है, जिससे कि बैटरी फिर चार्ज होना बंद हो जाती है। इसके लिए हम बैटरी को चार्ज करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए 1 वोल्टेज की 1 एम्पियर धारा को करीबन 1 सप्ताह तक, यानी कि 7 से 8 दिन तक बैटरी को चार्ज किया जाता है, तब यह दोष दूर होता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलूँगा। अगला क्वेश्चन है कि अति आवेशन तथा निरावेशन अनुपयुक्त विद्युत अपघट्य तथा तापमान के कारण इलेक्ट्रोलाइट मुड़ जाते हैं, जिसे हम बकलिंग दोष कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बकलिंग दोष बता दिया कि अति आवेशन और अति अनुपयुक्त लंबे समय तक बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में पड़ी रहे तो सल्फेशन दोष हो जाता है। ये यहाँ पर आपको ये भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी लंबे समय तक डिस्चार्ज बनी रहे तो सल्फेशन दोष होता है। सल्फेशन दोष यहाँ पर बैटरी लंबे समय तक चार्ज रहे या डिस्चार्ज रहे तो बकलिंग दोष सल्फेशन दोष होता है। सल्फेशन दोष युक्त बैटरी को लंबे समय तक निम्न विद्युत धारा पर चार्ज की जाती है। तो ये बिल्कुल याद करने का पॉइंट है कि निम्न विद्युत धारा पर चार्ज की जाती है, और इस चार्जिंग विधि को बोलते हैं ट्रिकल विधि, यानी कि इस चार्जिंग विधि को क्या बोलते हैं, ट्रिकल विधि। लेड एसिड सेल, अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी को 6 एम्पियर से अधिक और 30 एम्पियर से अधिक निरावेशित नहीं करना चाहिए। ये मैंने बता दिया था, 25 एम्पियर तक और 30 और 25 तक ही होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत बाहुबल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है, तथा लोड एसिड सेल में, यानी कि लोड अवस्था में, यानी कि जो फुल चार्ज बैटरी होती है उसका लेड एसिड सेल बैटरी होती है जो फुल चार्ज होती है, उसका विद्युत बाहुबल होता है 2.2 वोल्ट, और लोड संयोजित करने पर 2 वोल्ट हो जाता है, यानी कि 0.2 वोल्ट कम हो जाता है। डिस्चार्ज अवस्था में लेड एसिड सेल की दोनों प्लेटों का रंग हल्का स्लेटी हो जाता है, यानी कि जो बैटरी जब डिस्चार्ज होती है उस अवस्था में प्लेटों का रंग हल्का कैसा हो जाता है, स्लेटी कलर का हो जाता है। यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपको बता दूं कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल चार्ज अवस्था में धन प्लेट का रंग भूरा होता है तथा रेड प्लेट का रंग सफ़ेद होता है, यानी कि जब बैटरी फुल चार्ज होगी तब धन प्लेट का रंग भूरा होगा और रेड प्लेट का रंग सफ़ेद होगा, और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो हल्का स्लेटी हो जाता है दोनों प्लेटों का रंग। अगला क्वेश्चन है, सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। ये मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था कि जब एक से अधिक सेलों को हम जोड़ते हैं तो इसका हम बैटरी बोलते हैं। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूं, अगर हमें ये दो बैटरी हैं, अगर हमें वोल्टेज बढ़ाने हैं तो इनको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, यानी कि प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, यानी कि 2 पॉइंट ये निकालने पड़ेंगे। जब हम श्रेणी क्रम में बैटरी को जोड़ते हैं तो हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं। अगर हम समांतर क्रम में बैटरी को जोड़ेंगे तो हमारा करंट बढ़ेगा। यहाँ पर यही बात बताइए कि अगर अधिक विद्युत वाहक प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अधिक विद्युत धारा तथा विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित जोड़ में जोड़ा जाता है, मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। पहले इस मिश्रित क्रम में क्या होता है कि हम पहले सेलों को जो बैटरी होती हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़े हुए जो हमने, जैसे कि ये श्रेणी क्रम में बैटरी जोड़ ली, अब इनको हमने एक और श्रेणी क्रम में बैटरियों का संयोजन किया, अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तब हमें
अधिक विद्युत धारा और अधिक करंट की प्राप्ति होती है। इसी को हम मिश्रित जोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में, और ऐसे इस प्रकार से ये एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना लोड संयोजित किए हुए सेल के टर्मिनलों के मध्य नापा गया विद्युत वाहक बल स्रोत विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि अगर किसी बैटरी से लोड कनेक्ट नहीं किया गया है तब उसका विद्युत वाहक बल नापा जाता है, तो उसे हम स्रोत विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सेल को लोड संयोजित करने पर टर्मिनलों में नापा गया विद्युत वाहक बल लोड विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे कि जब हमने किसी सेल पर लोड दे दिया, यानी किसी सेल पर लोड दे दिया, उसके बाद उसका विद्युत वाहक बल नापा जाता है, तो उसको हम लोड विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, और शायद बता रहा हूँ आपको याद भी होते रहेंगे। लोड विद्युत वाहक बल का मान सदैव स्रोत विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण लोड विद्युत वाहक बल होता है वो स्रोत विद्युत वाहक बल से कम होता है हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोड विद्युत वाहक बल होता है वो स्रोत विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला है, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता का मान वॉट घंटा क्षमता में घंटा से अधिक होता है। यानी कि जो बैटरी की वॉट की एम्पियर घंटा क्षमता का मान वॉट घंटा क्षमता से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर करंट चार्जिंग विधि में अनेक बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर समझाया था कि जब हमें वोल्टेज बढ़ाने होते हैं और करंट समान रखना होता है तो बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और अगर हमें वोल्टेज कम या अधिक करने होते हैं और करंट को समान रखना पड़ता है तब हमें बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो ये वही क्वेश्चन है कि स्थिर करंट चार्जिंग विधि के लिए अनेक बैटरियों को चार्जर के करने पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग के लिए अनेक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि अगर हम स्थिर वोल्टेज रखेंगे तो समांतर क्रम में और स्थिर करंट रखेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बैटरी की चार्ज अवस्थाओं की जांच हाइड्रोमीटर द्वारा या हाई रेट सेल टेस्टर और बैटरी की से निकलने वाले बुलबुलों को देखकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात के सापेक्ष घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। यानी जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ पर एक बलून सा लगा होता है जिसमें से ये बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट लेकर, जैसे दबाकर इलेक्ट्रोलाइट लेकर इस मीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या? इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व, जिससे कि हमें बैटरी की चार्जिंग पता चलती है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोमीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के। बैटरी का फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है वो 125 से 128 यानी कि 1.25 से लेकर 1.28 तक होता है। यानी कि 1250 से लेकर 1280 भी कभी कभी लिखा आता है। अगर बैटरी अर्ध चार्ज है तो उसका प्रतिरोध होगा 1.20 से लेकर 1.25 तक, यानी कि 1200 से 1250 के बीच। और अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो 1.18 से लेकर 1.15 यानी कि 1180 से लेकर 1150 के बीच होगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से 10 से 15 mm होना चाहिए, टॉपिंग अप कहलाता है। यानी कि जो लेड एसिड सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है
उसका जो स्तर होता है वो प्लेटों से करीबन 10 से लेकर 15 mm अधिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। इसको हम वैसे बोले तो 0.5 सेंटीमीटर भी आता है। तो दोस्तों ये थे बैटरी और सेल से क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।